दृष्टि क्लासरूम नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसमें 2 लेक्चर हो चुके थे, तीसरा लेक्चर करेंगे आज हम लोग संविधानवाद से संबंधित न्यायिक निर्णय। 2 निर्णय इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती वर्सेस केरल बनाम, ये 1973 में हुआ था। 13 जज बैठे थे, 7:6 के रेशियो में जो है वो फैसला आया था, बहुमत 7 था। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है मूल ढांचे को छोड़कर, ये कहा गया। मूल ढांचे पर अंतिम निर्णय हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होगा और मूल ढांचे का प्रावधान ना तो किसी संविधान में ना ही संविधान में वर्णित है और ना ही किसी विधि में वर्णित है। इसका मतलब है कि मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो संसद में संशोधन की शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है। अगला है मेनका गांधी केस 1978। इसमें क्या है कि आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब ये केस आया तो इसमें कहा गया कि नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी जोड़ा जाए, यानी कि स्थापित प्रक्रिया जो है उसके साथ सम्यक प्रक्रिया को भी जोड़ा जाए। अभी मैं बताऊंगी सम्यक प्रक्रिया क्या होती है। इसमें क्या है, जीवन के अधिकार को व्यक्ति की गरिमा का अधिकार शामिल हुआ और यही वो केस है जिसमें विदेश जाने का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया। और मेनका गांधी केस यही था कि इनको विदेश नहीं जाने दिया गया बिना किसी रीजन बताए, तो इन्होंने केस किया, तो फिर जाकर के इस पर यह फैसला आया था। थोड़ा सा समझेंगे कि सम्यक प्रक्रिया जो है ना वो अमेरिका से ली गई है और विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के शासन में संसद की सर्वोच्चता होती है जबकि सम्यक प्रक्रिया में न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। हमारा जो संविधान इसमें दोनों है, विधि का शासन, सम्यक प्रक्रिया, ना ही ये सर्वोच्च ना ही ये सर्वोच्च, इसके निर्णयों पर ये लगा सकता है और इसके निर्णयों पर ये लगा सकता है। तो ये क्या है, एक बैलेंस में है। ठीक है, अब यहाँ पे चुनौती क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। अतः संविधानवाद के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का सिद्धांत और मौलिक अधिकारों का विस्तार सकारात्मक पक्ष है। यानी जो हमारे संविधानवाद जो है, जो हमारे संविधान की आत्मा है, यानी कि संविधान को लागू कराने की प्रक्रिया है, इसमें न्यायिक समीक्षा इसके सकारात्मक पक्ष को बताता है। मूल संरचना का सिद्धांत और मौलिक अधिकार का विस्तार भी इसके सकारात्मक पक्ष को बताता है। अब इसकी चुनौती क्या है, तो पहला चुनौती है संघवाद का कमजोर होना। तो वित्तीय केंद्रीकरण, जैसे मान लो जीएसटी असंतुलन हो रहा है, राज्यों की स्वायत्ता में कमी। अब जो राज्य की स्वायत्ता है यानी कि राज्यों की भागीदारी है उसमें कमी आना। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके। अब है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करना। अब यहाँ पे ईडी वाला केस देख लेते हैं एक बार कि ईडी में क्या होता है, पीएमएलए कानून के द्वारा इसको बहुत सारी स्पेशल शक्ति मिल जाती है। और एक डाटा देख लेते हैं कि 10 वर्ष में क्या हुआ कि ईडी का 5297 मामले आए, जिसमें से 20% मामले की चार्जशीट दायर हुई। ठीक है, इसमें से मात्र 40 मामले में ही दोषी सिद्ध हुआ, यानी कि 0.76% मात्र, यानी कि बाकी के बाकी सब निर्दोष थे। तो उनकी स्वतंत्रता का तो हनन हुआ, ईडी का तो दुरुपयोग हुआ। जैसे सत्येंद्र जैन केस को भी देखते हैं, इसमें क्या हुआ था कि 3 साल की हिरासत के बाद इनको क्लीन चिट दे दी गई। अब बताओ, ये जो 3 साल इनका टाइम गया तो ये क्या हुआ, इनकी स्वतंत्रता छीनी गई। अब यहाँ पे है कि न्यायिक सक्रियता वर्सेस यानी बनाम न्यायिक अतिक्रमण, यानी कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है और जुडिशियल ओवररीच है, इस दोनों में अंतर। न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका उनके कर्तव्यों को प्रतिबाध्य करना, ये होता है न्यायिक सक्रियता, ये अच्छी बात है। लेकिन शक्ति प्रतिकरण का उल्लंघन, अतिक्रमण इसका हो जाना, ये गलत है। यहाँ पे है कि यदि न्यायपालिका अति न्यायिक संक्रमणवादी हो जाती है तो वह शक्ति प्रतिकरण का उल्लंघन है, जिससे संविधानवाद प्रभावित होता है। अतः जरूरी है कि ना तो न्यायिक सर्वोच्चता हो और ना ही कार्यपालिका की सर्वोच्चता हो, बल्कि दोनों क्या हो, संतुलन में हो। अब मौलिक अधिकारों का क्षरण, तीसरा चुनौती। कई बार सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, कैसे सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आपातकालीन स्थितियों के नाम पर क्या करती है, नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर देती है। जैसे 1975-77 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल, यूएपीए जो आतंकवाद के अगेंस्ट लगाया जाता है, उसके बाद क्या है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इन सब का दुरुपयोग। अब चौथा है कार्यपालिका का अतिविस्तार, कह रहे हैं कि जैसे अध्यादेशों का दुरुपयोग, संसद सत्रों में कमी आना, विधेयकों को संसद समितियों में पास जांच के लिए भेजना, मतलब ना भेजना, और संसदीय बहस को सीमित करना। अब देखो, अतः आवश्यक है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज बनाने के लिए सरकारी प्राधिकरण का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए, ताकि विधि का शासन, सीमित सरकार और संविधान सर्वोच्चता का पालन हो सके। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, उसको लिखना है। संविधानवाद एक लोकतांत्रिक सरकार का केंद्र बिंदु है
जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समावेशन करता है स्पष्ट कीजिए। 10 मार्क्स का है, 150 शब्दों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि संविधानवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संस्थागत समावेशन का आधार है। ठीक है, समावेशन का आधार है। इस कथन के आलोक में भारतीय संविधान में संविधानवाद की अभिव्यक्ति की विवेचना कीजिए। साथ ही संविधानवाद को मजबूत करने में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 2 प्रश्नों को लिखना है और उसके आगे है उसी प्रश्न में, तथा भारत में इसके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौती पर भी बात की। यानी अभी तक संविधानवाद पे जो भी हमने पढ़ा सबके सब इसमें पूछ लिया एक बार ही कंक्लूड करके। अब है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या है? देखो, शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, लोकतंत्र और राजतंत्र होती है। लोकतंत्र में 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राजतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, संवैधानिक राजतंत्र और पूर्ण राजतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड, उरुग्वे में देखा गया। इसमें क्या होता है कि जनता जनप्रतिनिधियों को अपनी शक्ति नहीं देती, बल्कि विधि बनाने में जनता की भी भूमिका होती है। ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यूएसए, भारत, फ्रांस, जनता जनप्रतिनिधियों को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करती है और जनप्रतिनिधियों द्वारा विधि बनाई जाती है। ठीक है, इन दोनों में ही संविधानवाद का पालन होता है। जबकि तीसरा जो केस है राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत होता है, लेकिन वो औपचारिक होता है और यह संविधानवाद का पालन भी करता है, क्योंकि इसका जो सत्ता का जो वंशानुगत अध्यक्ष है वो औपचारिक ही है इसीलिए। लेकिन पूर्ण राजतंत्र में क्या होता है, सऊदी अरब, स्वालीलैंड, ओमान, संविधानवाद नहीं है इसमें, क्योंकि राष्ट्र का शासक वास्तविक अध्यक्ष होता है और वही विधि बनाता है, वही निर्माण करता है। तो संविधान तो यहाँ लागू ही नहीं होती, संविधानवाद कैसे होगा? ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 तत्व होते हैं, पहल, जनमत संग्रह, जनमत और वापस बुलाना। पहल क्या है? तो जनता विधि बनाने की पहल कर सकता है, कोई विधि बनाने का इनिशिएटिव कर सकती है। उसके बाद है जनमत संग्रह, तो किसी विधि या विशेष मामले पर जनता की राय लेना, लेकिन यह बाध्यकारी होती है, यानी कि जो राय जनता देगी वो माननी पड़ेगी। लेकिन जनमत में क्या है कि राय मिलेगी, राय ले सकते हैं, लेकिन मानना बाध्यकारी नहीं है। वापस बुलाना का होता है कि मान लो कि किसी जनप्रतिनिधि का हमने चयन किया, लेकिन वो कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसके समय पूर्ण होने से पहले उसे वापस पद से हटा देंगे, तो वापस बुला लेंगे। तो ये 4 चीज़ होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इस तरह से लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में संप्रभुता की शक्ति जनता में निहित होती है। जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें संप्रभुता की शक्ति जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल इस बात में निहित नहीं है कि लोगों के पास वोट देने की शक्ति है, ये नहीं है लोकतंत्र, बल्कि लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के पास वोट देने का अधिकार के साथ साथ नागरिक भागीदारी, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन, संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी है। ठीक है। लोकतंत्र की मजबूती विचार विमर्श और जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो मजबूती है वो विचार विमर्श और जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है कि शासन में जनता की सहभागिता और विचार विमर्श का कितना अधिकार है। यही कारण है कि विमर्शी लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र को सबसे बेहतर लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विमर्शी लोकतंत्र क्या होगी, जनता के लिए हमेशा विचार विमर्श करके कोई भी काम होगा, और सहभागी जिसमें जनता की सहभागिता होगी, यही बेस्ट लोकतंत्र होगा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं इस क्लास में। थैंक यू।